कोर्ट में सुनवाई है। जमानत पर 30 जून को अगली सुनवाई। कोर्ट ने अपडेट डायरी पढ़ने का समय दिया है। कदम कुआं थाने ने अपडेट केस डायरी सबमिट कर दी है। रोशन आनंद के पक्ष में डायरी पढ़ने का समय मांगा गया है। कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है। 30 जून तक फैजल खान का अंतिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैजल खान मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई है और आपको बता दें कि 30 जून तक फैजल खान का अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा। रोशन आनंद के पक्ष ने समय मांगा है। केस डायरी को पढ़ा जा रहा है। थाने की तरफ से केस डायरी सबमिट की जा चुकी है और उसी डायरी यानी उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन आपको बता दें कि 30 जून तक फैजल खान का अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा। आज सुनवाई के लिए तिथि तय थी और डायरेक्शन था आईओ को अपडेटेड डायरी जमा करने का, जिसको कि आईओ के द्वारा जमा किया गया आज और उसे रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जो डेट फिक्स हुआ है वो ट्यूसडे है, उसी दिन सुनवाई होगी। कोर्ट तो पहले भी डायरी की मांग की थी, क्या पुलिस डिले कर रही है? ऐसी बात नहीं है। पुलिस के द्वारा जो पहले डायरी जमा की गई थी वो कंप्लीट नहीं थी, वो 19 तारीख तक का ही था। उसके बाद अपडेटेड डायरी की आवश्यकता थी कोर्ट को इस पिटीशन में आदेश करने के लिए, इसलिए अपडेटेड डायरी की मांग की गई थी। डायरी अप टू डेट मांगी गई थी, वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई हुई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं स्टाफ्स हैं उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल हैं उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आज फैजल खान के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो सिविल कोर्ट में हुई और इसमें पिछली बार जब सुनवाई हुई थी आज की तारीख में कहा गया था कि जो अपडेटेड जो डायरी है केस डायरी वो कदम कुआं थाने को सबमिट करने को कहा गया था और कदम कुआं में जो थाना है उन्होंने अपडेटेड डायरी जो है वो आज सबमिट किया और खान सर के तरफ से जो पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने सुनवाई में जिरह करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई जो है आज पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन रोशन आनंद के वकील ने इसे रोका और उन्होंने अपनी दलील दी कि ये चूंकि केस डायरी आज ही सबमिट हुई है, एकदम जो अपडेटेड किया गया है, तो इसे पढ़ने का जो है समय दिया जाए और इसके लिए आगे की तारीख दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में 30 जून को जो है अगली तारीख तय की है और उस दिन जो है इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे न सिर्फ खान सर बल्कि उनके जो गार्ड हैं, 3 और सहयोगी है, वो तमाम जो केस है पहले अलग अलग चल रहे थे, सबको एक साथ कोर्ट ने अटैच कर दिया है और सबकी सुनवाई जो है वो एक साथ हो रही है। उनके गार्ड के साथ जो सुनवाई होनी थी उसको भी अगले 30 तारीख के लिए टाल दिया गया है और माना जा रहा है कि अगले 30 तारीख तक जो खान सर की जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो अगले 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 30 तारीख को जब सुनवाई होगी तो ये तय होगा कि उन्हें जमानत दिया जाता है या फिर गिरफ्तार करने को कहा जाता है। तो 30 तारीख की जो सुनवाई है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, वाकई देखने वाली बात होगी रवि कि 30 तारीख को जब सुनवाई होती है तो क्या होता है, क्या एक्शन कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच नालंदा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। केनरा बैंक एटीएम से एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बैंक मैनेजर ने जाल बिछाकर पकड़ा है। आरोपी राहुल कुमार रंगे हाथ पकड़ा गया। छुट्टी के दिन एटीएम को निशाना बनाता था। फेविक्विक मेटल प्लेट से ठगी की जाती थी। मेटल प्लेट में फंस जाते थे लोगों के पैसे। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नालंदा से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एटीएम में मेटल प्लेट लगाकर ठगी का काम चल रहा था। मेटल प्लेट में फंस जाते थे पैसे। नालंदा से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए बिहार के कई जिलों में मुहर्रम पर बवाल मचा हुआ है। हंगामे की खबर सामने आई है। 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। समस्तीपुर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या हो गई। अररिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा में जबरदस्त हंगामा हुआ।
दानापुर में उपद्रवियों ने लोगों को जख्मी करने के मकसद से लाठियां भांजी, जिसमें न केवल लोग बल्कि एक दारोगा भी जख्मी हो गए। जमुई में 2 जगह ये वारदात हुई। झाझा में आपस में 2 जुलूस भिड़ गए और इस्लाम नगर छत से पत्थर बरसाए गए। ऐसे में सवाल तो कई हैं। मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा तो किया था, पर इन जगहों पर हिंसा आखिर कैसे हो गई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई? क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं हुआ? इतनी जगह माहौल बिगाड़ने की खबर आई, जिसकी जवाबदेही लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल। इस बीच बड़ी खबर कैमूर से आपको बताएं, जहां ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध रूप से तेज धमाकों की आवाज की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना मोहनिया के स्टूवरगंज मोहल्ले की बताई जा रही है। शुक्रवार की रात ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था और तभी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में अचानक तेज धमाका होता है, जिसमें कुंदन सेठ और मुस्कान खातून घायल हो गई। लोगों का कहना है कि उन्हें साफ तौर पर नहीं दिखा कि हुआ क्या, लेकिन वो दोनों लहूलुहान थे। परिजनों का आरोप है कि गोली या छर्रा लगने से घायल हुए हैं, लेकिन ये अब तक बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की पड़ताल फिलहाल शुरू की जा चुकी है। तो कैमूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध घटना हुई है। तेज आवाज के साथ धमाके की बात सामने आ रही है। अब वहां पर क्या हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल परिजनों का ये कहना है कि कुछ नुकीली चीज या फिर गोली लगने की वजह से ये दोनों जख्मी हुए हैं। लेकिन फिलहाल स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तेज धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी। कैमूर से इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ अभिनव जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कुछ खुलासा हो पाया कि आखिर वहां पर हुआ क्या था? धमाके की आवाज कहां से सुनाई दी थी? बता दें कि ये मोहनिया थाना क्षेत्र के स्टूवरगंज का मामला है, जहां ताजिया जुलूस निकालने के दौरान ये धमाका हुआ। हालांकि जो घायल के जो परिजन है वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गोली या छर्रा चलने की आवाज सामने निकल के आ रही है। जो मोहन सेठ है, जो घायल के परिजन है, हालांकि इस मामले पे गोपाल कृष्ण जो मोहनिया एसडीपीओ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम लोग जांच करेंगे। हालांकि उन लोगों को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अभिनव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो धमाके की आवाज सुनाई दी थी, ये सिर्फ घायलों को सुनाई दी या यहाँ वहां पर मौजूद और भी लोग थे, उन्होंने भी इस आवाज को सुना था? जी बता दें कि अगर प्रथम दृष्टि से बात करें और वहाँ के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पटाखे की आवाज थी, जो जुलूस में आमतौर पे लोगों के द्वारा या जो जुलूस में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये छोड़ा जाता है, तो उससे ही कहीं ना कहीं घायल होने की या पटाखे की चपेट में आने की बात सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लड़की थी और एक पुरुष थे। तो लड़की का आँख का जो ऊपर वाला जो होता है आईलिड हमारे डैमेज था, आँख में ठीक लग रहा है। और जो पुरुष हैं तो उनके अपर लिप में चोट है, आर पार मैंने होल है। स्थिति क्या है सर दोनों का? स्थिति तो ठीक ही है, क्या गंभीर नहीं है, लेकिन हम लोग आई के लिए अगर अंदर से क्या चीज़ है तो उसके लिए हम लोग रेफर किए हैं कि आई की स्थिति नहीं है जिसमें राहत की जरूरत है। लेकिन हाँ, दोनों कंसर्न ज़रूर है और दोनों अस्पताल पहुँचाया गया है, दोनों डॉक्टर की देख रेख। ये कब की घटना है सर? ये करीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट करीब 10 बजे। पटाखा सही हुआ है? हाँ पटाखा। परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, ये आरोप ये भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तरफ से जाँच करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया पटाखा से।
अगली बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लग गए। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच और उपद्रवियों की पहचान में जुटे हुए है। तो पुलिस ने फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कहा सुनी के बाद दोनों पक्ष मारपीट और लाठी डंडे चलाने लग गए। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए, जबकि एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को फिलहाल नियंत्रित किया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन से उपद्रवी थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की। दो अखाड़ों के बीच विवाद की खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, एक डीजे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के मद्देनज़र बहुत सारी तैयारियां की जा चुकी थी सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके बिहार के एक नहीं बल्कि कई अलग अलग ज़िलों से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां उपद्रवी मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और प्रशासन कितना एक्शन ले रहा है इसकी भी तस्दीक ये तस्वीरें कर रहे हैं, क्योंकि भले ही दावे लाख किए गए हों, लेकिन इन दावों में सच्चाई साबित नहीं होती है। इमरजेंसी नंबर्स जारी किए गए थे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप संपर्क कर सकें, लेकिन किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए वहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नजर नहीं आती है। सबौर राजपुर का अखाड़ा है, ठीक है। फतेहपुर का अखाड़ा घंटाघर चौक पर रुका हुआ था। घंटाघर चौक पर से ये लोग रुका हुआ था, तो हम लोग राजपुर से आ रहे थे। हम लोग को लंबा दूर से आना है, हम लोग को जाने में समय लग जाता है, तो हम लोग का यही सोच हुआ कि इस अखाड़े से आगे निकल जाते हैं। भाईचारा का जो बात है, इससे कोई शिकवा कोई शिकला नहीं था। गाड़ी तोड़ फोड़ किया। अभी घंटाघर में हम लोग को फतेहपुर का अखाड़ा किया है। फतेहपुर का मुहर्रम की तारीख को लेकर के कई सारे अखाड़े पूरे शहर से गुजर रहे हैं और लगातार हम लोगों की नजर बनाई हुई है। जहां एक दो छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है। उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर का आज 11वां दिन है और एनकाउंटर के आरोपी पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक एफआईआर के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी न होने पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का आरोप है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, उससे इंसाफ की उम्मीद तो नजर नहीं आती है। भरत के भाई ने पुलिस वालों पर धमकी देने के आरोप लगाए। परिवार भोजपुर के मौजूदा एसपी और शाहाबाद के डीआईजी को हटाने की मांग कर रहा है और ये पूछ रहा है कि एफआईआर के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। भाई का कहना है कि श्राद्ध कर्म तक न्याय अगर नहीं मिलता है तो विधानसभा मार्च और सीएम सम्राट से भी मिलकर गुहार लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली भी जाएंगे। पहुंचे थे हमारे साथ भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी हैं। चंदन जी, क्या लगता है 9 दिन बीत चुके भाई के गए हुए, अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष पर आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोगों की लगातार मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उनको सजा दी जाए। क्या लगता है, कितना उम्मीद है न्याय की? न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है अभी दिख रहा। कल तक तो दिख रहा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा। जैसे कि मतलब अभी एफआईआर होने के बाद किसी को जेल में नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है, ये तो सवाल प्रशासन बताएगी यहाँ की जो है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो रिटायर जज है उनसे नहीं हो पाएगा। मैंने देख लिया उनसे बात करके, और नियुक्त जज को मतलब हाँ वो चाहिए। डीआईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या बोले वो इस संदर्भ में? उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में आए थे तो मतलब धमकाने की कोशिश कर रहे थे हमें, ठीक है। तो ये चीज़ ना किया जाए, इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारी बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। तो मतलब क्या डीआईजी साहब भी पुलिसिया जांच शुरू कर दी, उस जांच से आप लोगों को उम्मीद नहीं? नहीं, इसमें से पहले तो डीआईजी साहब को हटाया जाए और एसपी साहब को हटाया जाए,
ठीक है, जो भी जांच है वही सब किए हैं और वही जांच भी करेंगे, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, एसडीएम की भी जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। एसडीएम से मिलने गए थे भरत, तो क्या हुआ था? मेन वहीं से तो चालू है। एसडीएम साहब के जो भी आप भैया का वीडियो देख रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं, भैया एसडीएम साहब। कुछ तो है ऐसा बात कि जो गुप्त है, जो कि हमारे एसडीएम साहब ही बताएंगे। ठीक है, हम लोग लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, उसी दिन से न्याय की मांग हो रही है, लेकिन कोई ठोस पहले तो आप बोलिए इनसे, आप भी सवाल जाके कीजिए थाने पे कि अभी तक एफआईआर होने के बाद उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया अभी तक। मतलब आप भी जान रहे हो कि 302 का दफा लगता है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, तब उसके बाद जो कार्रवाई होता है। लेकिन अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या लगता है, आप लोगों ने कहा है कि श्राद्ध कर्म तक, महापंचायत में ये ऐलान हुआ कि श्राद्ध कर्म तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर विधानसभा घेराव? हाँ जाएंगे, हम जाएंगे, सम्राट चौधरी जी के पास भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। लगातार परिजन अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भरत तिवारी की इनकाउंटर में मौत हुई है उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी वे लोग मानेंगे, अन्यथा इनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और इस बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं आरसीपी सिंह। 7 सर्कुलर रोड में इनकी मुलाकात हुई है। लगभग 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं आरसीपी सिंह। 7 सर्कुलर रोड में उनकी मुलाकात हुई है। लगभग 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चली। ये मुलाकात भी काफी खास मानी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुलाकात के बाद की ये तस्वीर है और 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। और जाहिर तौर पर सियासी गलियारे में लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर पर लगा रहता है, मुलाकातों का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन अब ये किस सिलसिले में मुलाकात हुई है इसकी जानकारी हम लेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है इस मुलाकात के बारे में? क्या ये एक औपचारिक मुलाकात थी या कोई विशेष बात? देखिए, अब इस मुलाकात को तो विशेष इसलिए माना जाएगा क्योंकि पिछले कई महीनों से ये चर्चा थी कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और चर्चा ये भी बीच में उभरी तेजी से कि आरसीपी सिंह जेडीयू में फिर से शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब तक दोनों नेताओं में मुलाकात नहीं हुई थी, ये इस बात की चर्चा ही चल रही थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात हो गई है और जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं वो मुलाकात को बयां करती है कि भाई नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई है। मुलाकातों में बात क्या हुई ये इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम आरसीपी सिंह के पास जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनसे बातचीत में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो फोटो है, जो सामने आई है तस्वीर, वो बहुत कुछ इशारा करती है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के कभी पुराने कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब बीच में वो पार्टी से बाहर चले गए थे और नीतीश कुमार से तलखी उनकी काफी मानी जाती थी। लेकिन अब जब मुलाकात हुई है तो माना जा रहा है कि जो बर्फ है वो बर्फ पिघला है। लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी ये लेनी होगी कि जो मुलाकात से दोनों नेताओं में बातचीत क्या हुई, बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ये भी देखना होगा। क्योंकि कई नीतीश कुमार की तस्वीर जब आरसीपी सिंह के साथ आई है तो हो सकता है कुछ बातचीत हुई हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दर्शकों को तभी बता पाऊंगा कि जब दोनों नेताओं में मुलाकात हुई। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों में मुलाकात हुई है और नमस्कार भी हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 सर्कुलर रोड में जिसमें नीतीश कुमार निवास करते हैं, वहाँ पे किसी की मुलाकात की इजाजत तभी होती है जब नीतीश कुमार हामी भरते हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की हामी भी होगी, इसी वजह से आरसीपी सिंह की मुलाकात वाकई देखने वाली बात होगी आनंद कि इस मुलाकात का क्या असर सियासी गलियारे में भी कुछ दिखता है या नहीं, या एक औपचारिक मुलाकात ही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। बढ़ते आगे, बिहार के पहले एक्सेस कंट्रोल पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण और सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इस एक्सप्रेस वे के बनने से पटना से पूर्णिया तक का सफर करीबन 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेपाल और बांग्लादेश सीमा के करीब होने की वजह से ये परियोजना सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और रैयत मुआवजा दर कम होने की शिकायत कर रहे हैं। पटना से पूर्णिया के लिए 3A हो गया है, 3D का सर्वे चल रहा है।
ROW पिलर लग गए हैं और डिटेल सर्वे चल रहा है 3D नोटिफिकेशन के लिए। ये कब तक सर्वे चलेगा? ये 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए कंप्लीट। पटना पूर्णिया जो हमारा एक नया रोड बनने वाला है, एक्सप्रेस वे, वो भी एयरपोर्ट के बगल से ही क्रॉस करने वाला है। और एक जो है हमारा ये पटना पूर्णिया जो पुराना NH31 है, और दोनों के बीच एयरपोर्ट होगा, दोनों को लिंक कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी। तो जमीन अधिग्रहण सर्वे का कार्य लगातार जारी है। पटना पूर्णिया के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार आगे अग्रसर नजर आ रही है। किसानों ने मुआवजे का मुद्दा उठाया है कि जितनी जमीन ली गई उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर आगे की जांच जारी है। और देखिए, पटना के जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसे विकास के मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि गंगा किनारे बसे अन्य शहरों का भी इसी तर्ज पर विकास किया जा सके। जेपी गंगा पथ के किनारे महिला हाट का निर्माण किया जा रहा है, जहां सभी दुकानें महिलाओं को आवंटित की जाएगी और इसके अलावा लोगों की सुविधा और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए साइकिल चलाने के लिए अलग ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं। पटना का जेपी गंगा पथ को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है और पूरे जेपी गंगा पथ को ऐसे निर्माण किया जा रहा है, इस पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं कि पूरे बिहार में ये एक मॉडल के रूप में तैयार हो सके और इसी के तर्ज पर बिहार के कई जिलों में ये एक जेपी गंगा पथ की तरह जो है निर्माण कराया जा सके और खास करके बिहार के गंगा के किनारे के इलाकों को ऐसे विकसित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा जो जेपी गंगा पथ है उसमें एक तरीके से कहें कि यहाँ पे चारों तरफ से, दोनों के तरफ से जो है वो बागवानी और फूलों से सजाया गया है, लेकिन साथ साथ जो नई विकसित की जा रही है, आपको बता दें कि एक साइकिल ट्रैक जो है वो अलग बनाया गया है। यहाँ से बनाने की शुरुआत हुई है कि साइकिल ट्रैक जो है साइकिल के चलने के लिए ये अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाए। साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप जेपी दीघा पुल की तरफ से और अगर मरीन ड्राइव पर अगर चलते हैं तो दाहिने तरफ का जो इलाका है वो पूरी तरफ से नए विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे महिला हाट जो है वो निर्माण किया जा रहा है। वो महिला हाट जहाँ पे तमाम जो उस हाट में जितनी भी दुकानें होंगी उसमें महिलाओं को ही वो अलॉट किया जाएगा और उसमें जीविका दीदियां हैं उनको भी लिए अलग से एक रिजर्व रखा जाएगा उसके सीट के लिए। तो ये एक नई जगह होगी जहां पे एक महिला हाट जो है वो निर्माण किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर दाहिने की तरफ अगर बात करें तो दाहिनी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो लोग आएंगे और उनके वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग की जो जगह है वो आसान हो सके, इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ पे पहुंचे उसे लगे कि जेपी गंगा पथ का जो निर्माण है इस तरीके से हो कि यहाँ पे वो पूरे एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है वो विकसित हो सके और इसी के तर्ज पर पूरे बिहार में जो है वो शहरों को विकास किया जाए। ये माना जा रहा है कि अगले साल तक ये तमाम जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कंटेनर ने बाइक सवार को कुचल डाला है। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई है, मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। कंटेनर छोड़कर ड्राइवर फरार। भगवानपुर के बाथू गांव का ये परिवार बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर यह हादसा हुआ है और फिलहाल